सवाल जवाब का सत्र लगातार चल रहा है। लोगों के द्वारा सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, लगातार सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सवाल पूछिए, अगले वीडियो में आपके जवाब दिए जाएंगे। सबसे पहला सवाल ये है, नागवंशी भीमराव सर, नरेंद्र मोदी ने विदेश से लाखों के तादाद में लोगों को भारत लाया, उस वजह से भारत में कोरोना आया और बहुत सारे लोगों की जान जा रही है और उसका जिम्मेदार मोदी है। क्या मोदी पर सदोष मनुष्यवध की याचिका दायर नहीं कर सकते? जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। इसके बावजूद भी आप अपने इलाके के वकील का सलाह लीजिए या हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है राजकुमार थोरात, उनसे आप सवाल कर लीजिए। उनका टेलीफोन नंबर आपको दिया जाएगा। चंद्रकांत नागावकर, जय मूल्यवासी सर, सरकार ने कुछ सरकारी कर्मचारियों के पगार कोरोना से लड़ने का कारण देकर काट लिया है। क्या ये सरकार का निर्णय उचित है? जो हालात है, जो परिस्थितियां है, उसके अनुसार कर्मचारियों को, जो सरकार की नौकरियां कर रहे हैं, उनको ऐसे संकट के काल में, जब देश पर संकट आया हुआ है, निश्चित रूप से कर्मचारियों को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। यदि सरकार ने ऐसा निर्णय किया है तो उसको अनुचित नहीं कहा जा सकता। सरकार ने कुछ सरकारी कर्मचारियों के पगार कोरोना से लड़ने का कारण देके काट लिया है। क्या ये सरकार का निर्णय उचित है? शायद एक ही सवाल आपने दोबारा पूछ लिया है, पहले ही जवाब दिया जा चुका है। सुनीता सिंह, रिस्पेक्टेड सर, जय भीम सर, बहुजन समाज इज अ बीइंग मेड स्लेव एंड अनसिक्योर्ड बाय ईवीएम एंड एनआरसी बाय गवर्नमेंट। व्हाट विल बी स्ट्रेटेजी टू मेक अ गुड फ्यूचर ऑफ ए बहुजन सोसाइटी? सबसे पहले तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, यदि ऐसा कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है, तो उसका समर्थन करना चाहिए, सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए। और बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, ये 5 चीज़ें उस आंदोलन को देना चाहिए। उस आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। और आपके जैसे ही सोचने वाले लोग हो समाज में, ऐसी तैयारी लोगों की करनी चाहिए। अगर आप इस तरह का विशाल आंदोलन खड़ा करते हैं, ऐसी स्थिति में बहुजन समाज का भविष्य है, ऐसा कहा जा सकता है। प्रीत जस, जय भीम सर जी। कुछ लोग बोलते हैं कि संविधान कॉपी पेस्ट किया है दूसरी कंट्री से। कितना सच और कितना झूठ है इस बात में प्लीज़ बताइए। जय भीम। प्रीत जी, अगर आपको भारत के संविधान की कॉपी दी जाए और उसकी जेरॉक्स कॉपी मशीन पर जाकर बनाने के लिए कही जाए, तो आपको कितना समय लगेगा? बहुत ज़्यादा हुआ तो 1-2 दिन लगेगा। मगर भारत का संविधान बनाने के लिए राउंड अबाउट 3 साल का समय लगा। फिर राउंड अबाउट अगर 3 साल का समय लगा तो कॉपी पेस्ट करने के लिए 3 साल का तो समय नहीं लगाया जा सकता।
और अगर 3 साल का समय लगा तो इसका मतलब है बहुत बड़े पैमाने पर बौद्धिक कार्य करने का काम किया गया। उसके आधार पर भारत के लिए, भारत की ध्यान में रखते हुए, परिस्थिति ध्यान में रखते हुए ये संविधान बनाया गया है। चंद्र प्रकाश, बाबा साहब का वो संविधान सभा सीट जो बाद में पाकिस्तान चला गया था, उसी क्षेत्र के लोगों को घुसपैठिया बोला जा रहा है। सर कृपया मार्गदर्शन करिए। जिस इलाके से बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर गए थे, वो एरिया गांधी और नेहरू ने पाकिस्तान को दे दिया। वो लोग पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे, मगर इन्होंने उसको दे दिया। उस इलाके के लोगों ने लगभग 6 महीने तक भारत का तिरंगा झंडा, इसलिए वो लोग इसके लिए जिम्मेदार है। अब वो लोग जो भारत में आए उनको बाहरी दिखाने की, विदेशी कहने की, दिखाने की कोशिश हो रही है। ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। राजू राज रहाने, सर अनुच्छेद 341 व अनुच्छेद 338 के बारे में बताइए। आपने सवाल बहुत संक्षिप्त में पूछा, पूरे संदर्भों के साथ आप क्या पूछना चाहते हैं वो लिख कर भेजिए, तब आपको जवाब दिया जाएगा। अंकित निगम, जय मूल्यमासी, दलित शब्द कब अस्तित्व में आया और इसका फायदा या नुकसान क्या है? दलित शब्द को लेकर जगजीवन राम ने संगठन बनाया था। उस संगठन का नाम था दलित वर्ग संघ, और तब से ये शब्द प्रचलन में आया। इसकी ज़्यादा लोकप्रियता दलित साहित्य के द्वारा हुई, और अब दलित साहित्य के वजह से दलित शब्द उच्चारण करने में कुछ लोग प्राउड, गर्व महसूस करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई गर्व महसूस करने वाली बात नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर ने अनटचेबल शब्द का प्रयोग किया, जिसे हिंदी में अछूत कहा जाता है, मराठी में अस्पृश्य कहा जाता है, और अंग्रेजी में बाबा साहब आम्बेडकर ने डिप्रेस्ड नाम का शब्द यूज़ किया, और उस डिप्रेस शब्द का उन्होंने मराठी में ट्रांसलेशन किया बहिष्कृत। तो इस तरह से उन्होंने दलित शब्द का उपयोग नहीं किया है, ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर दिखाई देता है। यदि हम दलित शब्द को गौरवशाली मानकर उपयोग करने का काम करें, तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो चातुर्वर्ण के आधार पर बनी हुई व्यवस्था है, वो पंचवर्णीय व्यवस्था हो जाएगी, और ब्राह्मण लोग उसे 5वें वर्ण में डालने के लिए और स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। गांधी जी ऐसा ही चाहते थे। इस बात को समझने की जरूरत है। अविनाश पगारे, जय मूल्यमासी सर। अविनाश पगारे, नासिक, सर मेरा सवाल है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब आम्बेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा ट्विटर पर बधाई के बजाय श्रद्धांजलि देना, इस बारे में आपके विचार, और क्या हम इसके विरोध पर कोई कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं? चंद्रपुर जिले के किसी तहसील में इस तरह का एफआईआर दाखिल हो गया है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। भविष्य में हम लोग संगठन के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसके बारे में राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे सलाह मशवरा करके बताएंगे। पंकज निर्मला गौतम, सर हम इलाहाबाद जिले के एक छोटे से गांव में रहते हैं जो हंडिया तहसील में आता है और ब्लॉक प्रतारपुर है। सर मेरे गांव में गरीब लोगों की हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ के प्रधान लोग राशन नहीं देते हैं, जिसके लिए कई बार रिपोर्ट भी किया गया है।
पर प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाता। सब परेशान हैं, आखिर उसके साथ क्या किया जाए? आखिर सर ये सब कब तक चलता रहेगा और कब तक हमारे लोग अपने ही हक अधिकार के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहेंगे? अगर आपने बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी आपको राशन नहीं दिया जा रहा है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के पास सारा डिटेल ले करके आप जाइए और उनका टेलीफोन नंबर आपको दिया जाएगा। आप उधर के अधिकारियों के नंबर दीजिए, हम लोग डायरेक्ट बात करके वहाँ आपके गांव के लोगों को जो राशन पानी की व्यवस्था करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, प्रशासन पर दबाव डालेंगे। अनुज उशु, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए या कहीं और भी आवेदन करते हुए यदि मैं सिर्फ SC अपनी कैटेगरी लिखूं, धर्म न लिखूं, तो कोई समस्या है? वो मान्य होगा या नहीं? SC ST OBC को हिंदू लिखना कानूनन कहीं पर भी बाध्य नहीं है, क्योंकि किसका क्या धर्म होना चाहिए SC ST OBC का ये निर्धारित करने का दूसरों को अधिकार नहीं है, आपको अधिकार है। आप लिख सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। ज़्यादा जहाँ तक हमारा सवाल है तो हम ऐसा मानते हैं कि SC ST OBC हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब है ब्राह्मण धर्म के लोगों के गुलाम, और हम गुलाम नहीं बने रहना चाहते। मनु, सर कोई ब्राह्मण अगर बाबा साहब की विचारधारा में आना चाहे तो उसको उस पर विश्वास करना चाहिए या ब्राह्मण लोग केवल ढोंग करते हैं? हिस्टोरिकल उदाहरण के आधार पर ब्राह्मण लोग बौद्ध के भिक्षु संघ में घुसपैठ किया था और बाद में उस भिक्षु संघ को तोड़फोड़ करने का उन पर आरोप है, और इस तरह से बौद्ध का भिक्षु संघ 4 टुकड़ों में बट गया था, हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान। तो ये ऐसा षड्यंत्र के तहत हुआ था और इस षड्यंत्र के कर्ता धर्ता ब्राह्मण ही थे। इससे हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। मनीष कुमार, जय मूल्यवासी सर, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं आपके संगठन से जुड़ना चाहता हूँ, क्या मैं जुड़ सकता हूँ? अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारा राष्ट्रीय स्तर का विद्यार्थियों का संगठन है, उसके साथ जुड़कर आप काम करिए। आपको बहुत कुछ सीखने को और समाज की सेवा करने का मौका मिलेगा। मनोज मारू, जय मूल्यवासी सर, मैं कच्छ गुजरात से हूँ। मेरा सवाल है, आज़ादी के 72 साल बाद भी हम गुलाम हैं, लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोग इस बात को नहीं मानते, तो इन लोगों को कैसे समझाया जाए? मार्गदर्शन कीजिए। आप कच्छ के क्षेत्र में जो हमारे प्रभावशाली कार्यकर्ता है, जो अच्छी तरह से समझाने का काम करते हैं, उनकी मदद लीजिए और आप अपने आप को ट्रेनिंग लेकर अपने आप को तैयार कीजिए, इससे समझाना आसान होगा। कानाराम बारूपाल, फील्ड में जानकारी मिली है कि अनुच्छेद 44, 48, 142, 338 एवं 341 मुस्लिमों और ईसाइयों के साथ धार्मिक भेदभाव करता है, यह कहाँ तक सही है? कानाराम बारूपाल, जिला संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा। संविधान का कोई भी आर्टिकल अगर किसी खास विशेष धर्म के लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है, ऐसा आपको लगता है, तो आप हमें विस्तार से लिखकर भेजिए कि 44 ये जो आर्टिकल है ये क्यों भेदभाव करता है, 48 क्यों भेदभाव करता है, 142 की क्यों भेदभाव करता है, 338 क्यों भेदभाव करता है, 341 क्यों भेदभाव करता है। ये लिखकर भेजिए तो हम विस्तार में उसका जवाब देंगे। कृष्णा टुडू, सर जय मूल्यवासी, 20 अप्रैल भारत बंद का क्या होगा? उमेश कुमार शॉ, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल।
अब चूंकि 3 मई तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, इसलिए 20 अप्रैल का भारत बंद आगे पोस्टपोन कर दिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी संभावना है कि 20 जून को भारत बंद घोषित होगा, 20 बंद के लिए, और जल्दी ही ये तारीख अधिकृत रूप से संगठन के सचिवालय के द्वारा आप लोगों को कम्युनिकेट की जाएगी। ध्यान रखिए, 20 जून। राज नागपाल, आप कब ओबीसी, मुस्लिम, पारसी, सिख, बौद्ध आदि को SC ST एट्रोसिटी एक्ट से आज़ादी दिलवा रहे हैं? क्या ये दोगलापन नहीं है कि दलित दूसरे मूल्यवासियों को इस एक्ट से बाहर करने की आवाज़ नहीं उठा था? ऐसा क्या मजबूरी है? आपका सवाल मिसअंडरस्टैंडिंग में निर्माण हुआ है। ये जो SC ST का एट्रोसिटी एक्ट है, ये संविधान के आर्टिकल 17 के तहत बनाया गया है, उसकी पूर्ति करने के लिए। तो उनके साथ, आदिवासियों के साथ आदिवासी का सेग्रीगेशन होता है और शेड्यूल कास्ट के साथ अनटचेबिलिटी का मामला है, उसको आधार बनाया गया है। जो OBC के लोग हैं, वो OBC के लोग जाति व्यवस्था के शिकार है। तो जिस तरह से एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट है, उसी तरह का एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट जो जाति के आधार पर अन्याय होता है, तो OBC का प्रोटेक्शन करने के लिए जाति के आधार पर इस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए। इस तरह की मांग हम लोग उठा रहे हैं। ऐसा कानून बनने से उससे उनको फायदा होगा और इस समस्या का समाधान होगा। जहाँ तक मुस्लिम, पारसी, सिख और बौद्ध है, तो हमारी जानकारी नहीं है कि पारसी को किसी SC ST एक्ट के द्वारा अभी तक कोई एट्रोसिटी एक्ट में किया गया है। मुस्लिम के बारे में भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। सिख, जो सिख बने हुए हैं और बनने के बाद भी सिख धर्म का जो इक्वेलिटी का सिद्धांत है नहीं मानते हैं और एट्रोसिटी करने का काम करते हैं, तो इस वजह से उनके ऊपर ऐसा होता होगा। बौद्धों के साथ ऐसा हुआ है, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसको सारे संदर्भों के साथ ग्रहण करने की ज़रूरत है। इसमें दोगलापन का कोई मुद्दा है नहीं है, समझने की ज़रूरत है। अनूप सिंह धाकड़, सर जी, पूना पैक्ट से OBC को क्या घाटा हुआ? पूना पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 330 एंड 332 के तहत उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया है जॉइंट इलेक्टोरेट में। इस जॉइंट इलेक्टोरेट में 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं, 1250 के लगभग MLA चुनकर जाते हैं। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद भी एक भी आदमी को संसद और विधानसभा में बोलने की आज़ादी नहीं है। इसलिए ये बात जो है समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूना पैक्ट ने SC ST को रियल रिप्रेजेंटेशन के अधिकार से वंचित किया। पार्टी लेवल पर जो ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, उन्होंने पूना पैक्ट का सिद्धांत OBC को भी लागू कर दिया और माइनॉरिटी को भी लागू कर दिया, क्षत्रिय और वैश्यों को भी लागू कर दिया। इतने सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। शर्मन बौद्ध, भारत में आज भी कम जगह ही सही, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया और लद्दाख में आज भी बुद्ध धर्म अपने ऐतिहासिक मूल रूप में मौजूद है। तो क्या बुद्ध धर्म को वहाँ से भी खत्म करने के लिए लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है ताकि वहाँ की ज़मीन पर कब्जा किया जा सके? ऐसा नहीं कहा जा सकता।
बल्कि केंद्र शासित प्रदेश देने की वजह से लद्दाख को विशेष दर्जा हासिल हुआ है और उसको विशेष ध्यान दिया जा सकता है। दुर्गेश उके इंडिजीनियस सर जय मूल्यवासी, जब संविधान में आदिवासी नहीं लिखे जाने पर जयपाल मुंडा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध क्यों किया, क्या कारण है? ये जो सवाल है ये सवाल मिसअंडरस्टैंडिंग पर खड़ा है और संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर ने इसका विस्तार से जवाब दिया। जयपाल मुंडा ने सवाल पूछा था, बाबा साहब अंबेडकर ने विस्तार से जवाब दिया और इस जवाब से संविधान सभा के रिकॉर्ड में अवेलेबल है। जयपाल मुंडा संतुष्ट हो गए हैं। इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। आप प्रेम कुमार गेड़ाम से वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले लीजिए। बापूराव बहारे, बहुमत वाली सरकार का बाबा साहब ने विरोध किया था। बाबा साहब प्रातिनिधिक लोकशाही चाहते थे, लेकिन संविधान बनने के बाद जो SC ST के प्रतिनिधि शासक जाति के चरणार्पण होने की वजह से पूंजीपति एवं ब्राह्मणों का निर्बंध सत्ता पर कब्जा हो गया। इसी वजह से इतना खुले तौर पर अमीर गरीब की खाई पहली बार उजागर हुई है। मीडिया भी नंगा हो गया है। तो इस असंतोष को किस तरह से आंदोलन में रूपांतरित किया जा सकता है? आंदोलन जो चल रहा है उस आंदोलन में लोगों को जागृत करके ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए और जोड़कर ऐसा किया जा सकता है। 2, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बोर्डिंग और कॉलेज भी खोले। क्या बामसेब की ऐसी कोई रचनात्मक योजना है? क्योंकि हमारे 100 स्कूल है तो 1000 कर्मचारी होंगे। हर एक कर्मचारी 1000 रुपये भी देगा तो 1 लाख रुपए हर महीने निधि होगा। हमारे स्कूल कॉलेज, हमारे सिलेबस होगा तो ज़्यादा प्रशिक्षित मनुष्यबल प्राप्त हो सकता है। इस पर मार्गदर्शन करें। विस्तार से सचिवालय में आप अपनी योजना प्रस्तुत करें। उसके बाद सचिवालय में निर्णय लेकर बताया जाएगा। दिलीप भेतासिया, जय मूल्यवासी सर, ये CM PM फंड में कॉरपोरेट से फंड ले रहे हैं और कोरोना महामारी से निपटने के लिए कॉरपोरेट को 1 लाख करोड़ देंगे, पर कॉरपोरेट को नुकसान नहीं है। पर कॉरपोरेट से जुड़े मजदूरों को नुकसान हुआ है, तो क्या मजदूरों को कॉरपोरेट लॉबी से नुकसान भरपाई के लिए कदम उठानी चाहिए कि नहीं चाहिए? कॉरपोरेट लॉबी के द्वारा मजदूरों को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका संदेश प्रधानमंत्री ने दिया, मगर इस तरह का कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं दिया गया है। इसका उपयोग कानूनी आधार पर लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से सलाह लिया जाना चाहिए। अक्षय बाविस्कर सर, मैं अक्षय बाविस्कर, अमलनेर जलगांव जिला से। मैं MSW कॉलेज में पढ़ते समय मुझे मेरे शिक्षक बताते रहते हैं कि बामसेब यह सरकारी कर्मचारी लोगों का संगठन है। तो मेश्राम साहब, आप बंद हुई पेंशन को चालू करने के लिए मोर्चा क्यों नहीं लगाते हैं? ये पेंशन का मुद्दा हम लोगों ने भारत बंद के मुद्दों में शामिल किया है। आप इसको समर्थन देने के लिए लोगों को इसके साथ जोड़िए। राघव अग्रवाल, जय भीम सर, आपने नाग और नाग पंचमी के विषय में कहा था कि मराठा लोग नाग है। जैसा कि आप मेरे नाम से जान ही रहे होंगे कि मैं एक वैश्य वर्ण से हूँ। मेरा जन्म स्थान हरिद्वार है और गोत्र कंसल, और हमारे परिवार में भी नाग पंचमी के दिन कुल देवता के मंदिर जाने का रिवाज है और मंदिर में एक शिला पर 2 नाग सर्प की आकृति बनी हुई है और मंदिर पर ब्राह्मण का कब्जा तो स्वाभाविक ही है। मुझे हमेशा अचरज होता था कि यह कुल देवता कौन है। माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि दादी ने बताया होगा कि कोई कुल में पहले कभी नाग के रूप में देवता पैदा हुए थे। मुझे कभी ये बात हजम नहीं हुई।
और मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया, लेकिन उनके पास इससे अधिक ज्ञान नहीं है, वह इसी पर विश्वास करके बैठे हैं। अगर आप इस विषय पर जानकारी दे पाए तो मैं सही इतिहास जान पाऊंगा। सबसे पहले अग्रवाल जी, पहले बात तो ये जानना जरूरी है कि ये जो नाग शब्द है ये क्या है। तो इस देश में जो मौर्य साम्राज्य था, इसका प्रारंभ जो है ये नाग लोगों के द्वारा हुआ, और नाग लोग ही वास्तव में इस देश के मूल निवासी है, और उन्हीं लोगों को हजारों हजार जातियों में टुकड़ों में बांटा गया। ये लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग थे, इसीलिए ब्राह्मणों ने इनको जातियों में बांटा, टुकड़ों में बांटा, और टुकड़े टुकड़े करके इनको गुलाम बनाया। यदि आपका कुल, आपके माता के द्वारा कहा गया कि नाग देवता आपके परिवार में पैदा हुए, कुल में पैदा हुए। कुल शब्द का अर्थ होता है प्रारंभिक व्यक्ति, आपके परिवार का प्रारंभिक व्यक्ति। तो ये जो नाग है, जिसे नाग का दूसरा एक अर्थ है सांप, बड़ा सांप। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में नाग जो है एक टोटेम है, और प्राचीन समय के जो लोग हैं वो नेचर के अंदर के किसी को अपना कुल प्रारंभिक व्यक्ति मानते थे, और वहाँ से अपना कुल शुरू हुआ ऐसा मानते थे। ब्राह्मणों के गोत्र होते हैं क्योंकि वो विदेशी है, और मूल निवासियों के कुल होते हैं। अग्रवाल जी, आपके कुल है, इसका मतलब है आप मूल निवासी है। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बुद्ध पूर्व काल में श्रेष्ठी शब्द आया है पाली साहित्य में। ये श्रेष्ठी से सेठ शब्द बना। आजकल वैश्य के जो दुकानदार होते हैं उनको सेठ कहने का भी रिवाज है। तो जो वैश्य वर्ण के लोग हैं उसमें दो प्रकार के लोग शामिल हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। एक तो मूल निवासी वैश्य है, और एक जो है जिनका डीएनए विदेशियों से मिलता है, ऐसे लोग हैं। जो अग्रवाल जो नाम है ये अग्रसेन राजा से बना है, और अग्रसेन राजा के रेफरेंस में ये कहा जाता है कि उनका संबंध नागकुल से था, वो नागवंशी थे। इस आधार पर अग्रवाल लोग जो है ये नागवंशी हो सकते हैं, और इसके आधार पर अग्रवाल लोग जो है ये भारत के मूल निवासी माने जा सकते हैं। मगर ये बात डीएनए के आधार पर फाइनली प्रूव की जा सकती है। बहुत संक्षिप्त में इतनी ही जानकारी मैं देना उचित मानता हूँ। बाकी आप अध्ययन करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। राघव अग्रवाल, ये मैं वामसेव की विचारधारा का समर्थक हूँ। मैंने राहुल सांकृत्यायन और बाबा साहब आम्बेडकर जी की किताबों को आंशिक रूप से पढ़ा है। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लेखक अमीश त्रिपाठी और उसकी किताबों शिव ट्रायोलॉजी पर 3 पुस्तक और रामायण सीरीज के बारे में आपके क्या विचार है? ये सनातनी ग्रंथों को राजनीतिक दृष्टि से क्यों नहीं देखते हैं? रामायण के इतने प्रकार होने के बावजूद भी एक नया प्रकार लाने का क्या मतलब है? क्या यह बस उन्हीं संस्कारों में पले बड़े होने का नतीजा है? इसमें आपके स्पष्ट विचार जानना चाहता हूँ। मैं केवल इतना ही इसके बारे में कहना चाहता हूँ
कि मैंने शिवा ट्रायोलॉजी की किताबें नहीं पढ़ी और रामायण सीरीज की किताबें नहीं पढ़ी, मगर आपके द्वारा जानकारी होने की वजह से अब मैं ये किताबें मंगवा कर पढ़ने की कोशिश करूँगा और पढ़ने के बाद जो जानकारी मुझे हासिल होगी उसका अभ्यास करने के बाद ही मैं कोई बात कहने में सक्षम हो पाऊँगा। मैं बगैर किसी सबूत के और बगैर किसी अध्ययन के किसी सवाल का जवाब देने का पक्षधर नहीं हूँ। अरुण गायकवाड़, एनपीआर भरने के लिए जब लोग आएंगे तो हमने क्या करना चाहिए? एनपीआर के बायकाट का हमारा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। ये अकेले अकेले नहीं करना है, अपने इलाके में मोहल्ला कमेटियां बनाकर ये काम करना चाहिए और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ये कमेटियों को जोड़ देना चाहिए। शंकर परिकर, जय मूल्यवासी, धनगर समाज को आरक्षण मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? धनगरों को मंडल कमीशन में बाकायदा आरक्षण मिला हुआ है। अगर मंडल कमीशन का कैटेगराइजेशन किया जाए तो ए बी सी डी का कैटेगराइजेशन का आंदोलन किया जाना चाहिए। इससे धनगरों को एजुकेशन और नौकरियों में फायदा होगा। मगर धनगरों को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? उसका कारण धनगर समाज के अंदर जो राजनीतिक नेता है वो धनगरों को भड़काते हैं और चुनाव में उसका इस्तेमाल करने के लिए उपयोग करते हैं और चुनाव के बाद चुप हो जाते हैं। इस वजह से ये नहीं मिल पा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। MS अब्बास, सर हर जगह मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कहीं भी जाओ वहाँ मुसलमान को गालियाँ दे रहे हैं। कोई सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करता है। हम चुपचाप सब देखते रहते हैं। जिन्होंने लगातार झूठी खबरें फैलाने का काम किया है उस प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ कोई केस हम आम आदमी कर सकते हैं क्या? उन्हें क्या हक है कि हमारी कौम को हमारे वजूद का हनन करने का? दोषी हर कौम में मौजूद होते हैं, फिर सिर्फ मुसलमान ही बदनाम क्यों होता है? ये एक बहुत बड़े राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है, इसको समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मुसलमानों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है ताकि मुसलमानों के बारे में SC ST OBC के अंदर प्रतिक्रिया निर्माण करके उनको हिंदू बनाया जा सके और हिंदू बनाकर SC ST OBC को गुलाम बनाया जा सके ब्राह्मणों का। असल समस्या ये है, मुसलमानों के विरोध में जो घृणा अभियान चल रहा है उसका मुख्य मकसद मुसलमान नहीं है, टारगेट उसका मुख्य टारगेट SC ST OBC है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसलिए SC ST OBC को मुसलमानों के प्रति घृणा धारण करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घृणा धारण करोगे तो ब्राह्मणों के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। इससे सावधान होने की ज़रूरत है। मुसलमानों को ये समझना है कि ये मुसलमानों का पहले नंबर का मामला नहीं है, ये SC ST OBC का पहले नंबर का मामला है। इस तरीके से इस बात को समझने की ज़रूरत है। वैसे हज़रत मरकज़ निज़ामुद्दीन का जो मुद्दा था, उस मुद्दे को आधार बनाकर जो अभियान मुसलमानों के विरोध में चलाया जा रहा है, वो अभियान को अगर हम देखें तो 99.99% मुसलमानों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन करने का आह्वान किया उसका समर्थन किया और जो 1% लोगों ने खासतौर पर मरकज़ निज़ामुद्दीन के लोगों के द्वारा जो गलतियां हुई, उन्होंने ब्राह्मण मीडिया को मौका दिया और मुसलमानों के द्वारा संगठित रूप से इसका जो विरोध होना चाहिए था वो होता हुआ दिखाई नहीं देता है। हमने मरकज़ निज़ामुद्दीन के लोगों की गलतियां नहीं हैं, गलतियां उन लोगों ने की
जिन्होंने उनको राष्ट्रीय आपदा में मदद करने का काम नहीं किया। वास्तविक गुनहगार वो लोग हैं, ये बात समझने की ज़रूरत है। जीतू जी पवार, जय मूल्यमासी सर। मैं जीतू पवार इंदौर से हूँ। आपने पिछले सवाल के जवाब में बताया था कि अगर आप बौद्ध धर्म को मानते हो या अपने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है तो एक बात ध्यान रखना, बौद्ध धर्म जाति को नहीं मानता। आपने अगर बौद्ध धर्म स्वीकार किया है तो आप जाति नहीं लिख सकते। अब मेरा यह कहना है सर, आदेश 1990 संशोधित आदेश 1950 के परिच्छेद 3 ये हिंदू सिख के साथ साथ बौद्ध भी डाला गया है। अनुसूचित जाति यह एक संवैधानिक प्रवर्ग है। संविधान SC ST OBC को हिंदू नहीं मानता। आपका इस पर क्या कहना है? अगर 1950 के परिच्छेद 3 में हिंदू सिख के साथ बौद्ध भी डाला है तो बौद्ध जैसे हिंदू के लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, सिख के लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, अब बौद्ध के लोगों को भी जो SC ST OBC से धर्म परिवर्तित करेगा उनको भी मिलता है। इसलिए उसके जाति का प्रवर्ग लिखने की जरूरत नहीं है। शाहीन सुमन, जय मूल्यमासी सर। 29 तारीख को बंद के लिए मेरे साथ मेरे 14 साथियों पर तिलोथू थाना द्वारा 41A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी नोटिस प्राप्त हुई है। हम लोग क्या करना चाहिए, कृपया मशवरा दे। शाहीन इस्लाम, प्रखंड तिलोथू, जिला रोहतास, बिहार। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर राजकुमार थोरात से आप संपर्क करिए और कानूनी सलाह लीजिए। वो दिल्ली में हैं और वो जैसा कहते हैं वैसा करिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग आज़ादी का आंदोलन कर रहे हैं तो ये छोटी मोटी बातें होती रहेगी, इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोबारा भारत बंद करेंगे, उसमें और आगे जाने की ज़रूरत है। धन्यवाद। इसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते रहिए, अगले वीडियो में उसके जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद।